Hello students, in last class we have discussed about AC through pure resistor and AC through pure inductor. In this class we will discuss about AC through capacitor. आपने ये देखा था जब AC इंडक्टर से पास होता है तो वह उसका अपोज करता है और DC को अलाउ करता है। आज हम कैपेसिटर की बात करेंगे। कैपेसिटर क्या करता है? AC को या हाई फ्रीक्वेंसी करंट को अलाउ करता है और DC को क्या करता है? ब्लॉक करता है। देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट होगा, किस तरह से कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है, ये जानते हैं। सो फर्स्टली हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एक कैपेसिटर। कंसीडर ए कैपेसिटर having capacitance C। कैपेसिटेंस क्या है? C is connected to an AC voltage source, an AC voltage source as shown in circuit। यानी एक कैपेसिटर लेना आपको, ये मान लिया आपने एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस क्या है? C है, और इसको किससे कनेक्ट किया? एक AC वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये AC वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। इसकी इक्वेशन है वो हम मान लेते हैं Vm sin ओमेगा t। क्लियर? तो अब आप देखेंगे जैसे इसको AC वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है तो क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। और वो करंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। देखिए फर्स्टली हम लिख लेते हैं क्या? लेट इक्वेशन ऑफ द AC वोल्टेज, और वो इक्वेशन हम मान लेते हैं Vm sin ओमेगा t। अब देखिए यहाँ पे हम करंट निकालना चाह रहे हैं। यह रेजिस्टर होता तो हम ओम्स लॉ लगा करके करंट निकाल सकते थे। कैपेसिटर से करंट निकालने के लिए Q = CV वाला कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ने हमने स्टडी किया तो वहां से हम इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं क्योंकि Q और T में भी रिलेशन होता है। सो करंट निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं क्या कि Q = CV। इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या होता है? C × V। और दोनों साइड यदि आप डिफरेंशिएट कर दें T के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dQ / dt = d/dt of CV। C कैपेसिटेंस है, वो कांस्टेंट होती है, इसलिए C को बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा dQ/dt क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, और C बाहर, और ये हो गया dV/dt। जब भी कैपेसिटर से आपको करंट निकालना हो ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहां हमें V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये जो V की वैल्यू आपके पास जो इक्वेशन में है वो, और वो यहां रखेंगे और सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? I की। ये वोल्टेज हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए यहां से ये जो वैल्यू है ये हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। I = C d/dt ऑफ V की जगह पे आ गया आपके पास में Vm sin ओमेगा t, और Vm को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ sin ओमेगा t। क्लियर? अब यदि आपको डिफरेंशिएशन ध्यान नहीं है तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं क्या? d/dx ऑफ sin ax आपको बताया था cos ax × a। इस फॉर्मूला को अपन यहां काम में लेते हैं तो ये फॉर्मूला को यहां काम में लेने पर ये वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी
क्या सी वी एम, और साइन ओमेगा टी का क्या हो गया कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। क्लियर है, ये ए है। अब देखो ये ए है, अब यहां पे ये वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू किसकी है, करंट की वैल्यू है, और करंट की वैल्यू में इसको हम ये जो वैल्यू है साइन और कोस से पहले जो आती है वो करंट की पीक वैल्यू आती है, लेकिन उससे पहले हम कोस को किस में ब्रेक कर लें, साइन में, क्योंकि ये क्या है साइन ओमेगा टी है, और इसके साथ में कंपेयर में करें तो ये भी क्या होना चाहिए साइन ओमेगा टी ही होना चाहिए। तो हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा, तो इसको साइन 90 प्लस थीटा लिखा जा सकता है। सो मैं उधर ये नोट कर लिया। तो अब यहां से देखिए कि ये जो वैल्यू आप की जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू सी वी एम ओमेगा इंटू साइन 9 ओमेगा टी नहीं थीटा प्लस 90 लिख दो, या 90 प्लस थीटा बात ही है, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए, तो ये क्या लिखा जा सकता है ओमेगा टी प्लस 90। ये इक्वेशन आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, करंट इक्वेशन आ गई, और करंट इक्वेशन में ये जो वैल्यू होती है साइन से पहले वो किसकी पीक वैल्यू होती है, करंट की पीक वैल्यू होती है। तो इसको हम मान लें आई एम, किसको वी एम, सी वी एम ओमेगा को हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं आई एम। तो उस केस में ये वैल्यू हमारे पास है, ये हो जाएगी क्या I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। ये आपके पास करंट की इक्वेशन आ गई। यहां से आपको क्लियर हो रहा है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूं, और इक्वेशन नंबर 1 में ये 90 नहीं था। इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 क्या आई थी, Vm sin ओमेगा टी थी। क्लियर है, जो मैंने अभी मिटाई थी। अब इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that current is लीड कर रहा है, 90 आगे चल रहा है, करंट इज लीडिंग आगे चल रहा है ना, 90 प्लस 90 इज लीडिंग बाय 90 डिग्री लीड कर रहा है फ्रॉम वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है। दूसरी बात आपको यहां देखने को मिलेगी कि आप इसका इंपीडेंस भी निकाल सकते हैं। इस सर्किट का जो इंपीडेंस है या जो रेजिस्टेंस है, जिसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो क्या होता है, कौन अपोज करे करंट का, रेजिस्टर अपोज कर रहा है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जब करंट का अपोज कौन करता है, कैपेसिटर करता है या इंडक्टर करता है, तो उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। तो इंपीडेंस यदि मैं यहां कैलकुलेट करूं, इंपीडेंस, वो जो इंपीडेंस है वो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, उस इंपीडेंस को हम क्या बोलेंगे, x बोलेंगे, और xc, और इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज तो Vm है, डिवाइडेड बाय पीक वैल्यू ऑफ करंट जो आप देख रहे हैं ये है C Vm ओमेगा। Vm से Vm कैंसिल हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वो आएगी 1 अपॉन ओमेगा C। इस रिएक्टेंस को हम बोलते हैं, किसका रिएक्टेंस, कैपेसिटर का रिएक्टेंस। तो इसको मैं लिख रहा हूं, ये रिएक्टेंस है और इसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ध्यान रखिए रिएक्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो ओम का होता है, जो कि रेजिस्टेंस का होता है। उस पूरी की यूनिट क्या होगी, ओम होगी, इस पूरी की। क्लियर है। अब देखिए, क्योंकि ये इम्पीडेंस ही तो है, XC इसलिए लगाया, कैपेसिटर की है ये। अब हम बात करते हैं
ये देखो वैसे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, वहां बात करेंगे। फर्स्टली हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका फेजर डायग्राम और वेवफॉर्म। आपको ये क्लियर हो गया है कि करंट 90 डिग्री आगे चलता है। सो फर्स्टली हम ये वेवफॉर्म ड्रॉ करें। प्योर कैपेसिटर के लिए यदि हम वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं तो यहां मैं जो ब्लैक पेन से जो बना रहा हूं वो वोल्टेज के लिए बना देता हूं। ये यहां जो मैं ले रहा हूं वोल्टेज और यहां मैं ले रहा हूं टाइम, और ये साइनोसॉइड वाली वेरी कर रहा है। ये इक्वेशन थी, जो ये इक्वेशन आपने देखी थी, किसकी इक्वेशन है? वोल्टेज की। अब आप कह रहे हैं कि इसमें करंट क्या कर रहा है? 90 आगे चल रहा है, और 90 आगे चल रहा है इसका मतलब 90 ऊपर से पीछे की ओर यहां से लिया था, आगे की ओर यहां से दिखाना है। ये मैं रेड पेन से दिखा देता हूं। 90 आगे चल रहा है करंट, इससे कितना आगे चल रहा है? 90 आगे चल रहा है। तो ये मैंने करंट को दिखा दिया। ये वेवफॉर्म है। ये 90 जो आगे चल रहा है, ये वेवफॉर्म किसके आप दो डॉट से रिप्रेजेंट करें, आप दो डॉट से रिप्रेजेंट कर लें या तो इसको, या कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट करें तो इस पे लिख दें, क्या लिख दें कि ये करंट की इक्वेशन है, और इसको मैं लिख देता हूं, ये है I इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी प्लस 90। करंट इसमें क्या चल रहा है? 90 आगे चलता है। ये जो है ये डिफरेंस, ये कितना है? π/2 है। π/2 का मतलब 90 है, 90 बना रहता है। क्लियर है? तो ये इसका ये वोल्टेज हो गया, या फिर क्या हो गया? करंट हो गया। रेड वाले ग्राफ में यहाँ करंट है और ब्लैक वाले ग्राफ वोल्टेज है इस एक्सेस पे। क्लियर है? यहाँ पे क्या है? टाइम है। अब फेजर डायग्राम यदि बनाते हैं, ये तो इसकी वेवफॉर्म होगी, वेवफॉर्म्स होगी। अब फेजर डायग्राम की यदि हम बात करें तो फेजर डायग्राम में देखो, फेजर डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ले लिया। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं ये कहूं कि टी टाइम किसी टाइम पे वोल्टेज यहाँ पे है, यहाँ पे कौन है? वोल्टेज है ना, और कितना? थीटा की वैल्यू आ गई ओमेगा टी। ये कौन है? v है, v चल रहा है यहाँ पे। v का मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने, ये जो लाइन की लेंथ है वो v का मैग्नीट्यूड बता रही है। अब v से करंट आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है? 90 आगे चल रहा है। 90 पीछे से बनाते, 90 पीछे तो एंगल यहां बनता, करंट यहां जाता है, रेड वाला करंट है और ये वोल्टेज। जब वोल्टेज यहां पे था तो करंट यहां से कितना आगे है? 90 आगे है। जब वोल्टेज यहां आया ओमेगा टी बाद में, तो करंट कहां चला गया? 90 पे चला गया। यानी इनके बीच में एंगल कितना रहेगा? आप ये देखें कि इनके बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा? 90 का रहेगा। यानी 90 आगे चलेगा करंट। जब वोल्टेज यहां था तो करंट यहां होगा, वोल्टेज यहां आ गया तो करंट यहां आ जाएगा। जब वोल्टेज यहां आएगा तो करंट यहां, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, ओमेगा है और इसकी भी क्या है? ओमेगा है। तो आप करंट को दिखाएं तो इससे कितना एंगल बनाते हुए दिखाएं? ये वाला, ये जो है ये क्या है? करंट I, और ये इस वोल्टेज के साथ में कितना एंगल बना रहा है? 90 एंगल बना रहा है। और ये जो दो लाइंस देख रहे हैं आप, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और इस पे वोल्टेज लिया गया है और इस पे करंट लिया गया है। इस डायग्राम को हम बोलते हैं क्या? फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम है। तो ये बात क्लियर हुई। अब फेजर डायग्राम बनाने के बाद में आप इस टॉपिक पे आइए फिर से। आपने यहां पर ये देखा है, एक बात देखने को मिली है कि इसकी जो, ये भी नोट कर लिया। अब यहां पे ये जो बात देखने को मिली है कि ये जो इंपीडेंस है XC है, उसकी वैल्यू आई है ओमेगा सी। XC की जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास में 1/ओमेगा सी, या फिर हम कह सकते हैं XC इज इक्वल्स टू 1/2πfc। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ये XC फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्टली बात तो यहाँ पे ये करिए
कि यदि डीसी है, बात सुनना, यदि डीसी है, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है, तो डीसी के लिए इसका रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, फॉर डीसी, डीसी के लिए एफ की वैल्यू 0 होती है और एफ 0 होगा तो रिएक्टेंस है, जो इंपीडेंस है वो कितना हो जाएगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा और इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा। जब रिएक्टेंस क्या करती है, करंट का अपोज करती है, रोकती है। जब करंट का अपोज बहुत ज्यादा हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, तो क्या करंट फ्लो कर पाएगा, नहीं फ्लो कर पाता। इसलिए जैसे ही डीसी पास होगा करंट, इसका इंपीडेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और जाने ही नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नोट में जो विशेष बात है वो क्या है कि ये क्या करता है, कैपेसिटर, नोट में लिखिए कैपेसिटर ब्लॉक करता है, जाने नहीं देता, रोकता है, ब्लॉक द डीसी करंट। डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है, और एसी को पास होने देगा, हाई फ्रीक्वेंसी करंट को पास होने देगा। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही इंपीडेंस क्या होगी, कम होगी इसकी, है ना। तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही ऐसे हैं जिनका एसी के लिए बिहेवियर है। डीसी नेटवर्क में हम कभी भी इंडक्टर और कैपेसिटर की बात नहीं करते, लेकिन एसी में देखो, एसी को कैपेसिटर तो ब्लॉक करता है ना। एसी को कैपेसिटर, डीसी को कैपेसिटर, सॉरी नॉट एसी, डीसी को कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक करता है। डीसी मतलब भी डायरेक्ट करंट की बात चल रही है। ये कौन सा करंट है, डायरेक्ट करंट है, उसको ये कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक करता है। और अलाउ द एसी, एसी को क्या करता है, ये अलाउ करता है। बात क्लियर है, क्योंकि एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ही ये ज्यादा अलाउ करेगा। ये बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस के बीच में यदि ग्राफ बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। क्या, देखो ये आपने यदि बना लिया, या ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लिया, तो अब देखिए हम ये जान गए यहां से कि x और f में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्राफ बिटवीन xt एंड f, उसमें जो ग्राफ है वो किस तरह का आएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो xc क्या होगी, इस तरह का ग्राफ आएगा। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अपन, ये तो आपको समझ में आ ही गया, ये ग्राफ है XC और F के बीच में, जहां पे F क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ बनाने के बाद में जो हमने अभी पढ़ा है उसका जो कंक्लूजन निकालते हैं हम, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, उसका कंक्लूजन ये निकलता है, ग्राफ समझ में आ गया, उसका कंक्लूजन ये निकलता है, जब मैं रफली यदि बात करूं, ये यहां तक तो नोट कर लिया, जब AC रेजिस्टर से फ्लो होती है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है, 0 डिग्री। जब AC किससे फ्लो होती है, जब AC, मैं ये भी मिटा रहा हूं और पूरा ही बता देता हूं, और जो आगे की क्लास में आपको काम आएगा। जब AC है ना, किससे फ्लो होती है, रेजिस्टर से पास करती है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में, V और I के बीच में जो फाई है वो कितने का होता है, वो होता है, ध्यान रखिए, 0 डिग्री। यानी वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है, 0। और जब AC कहां से फ्लो करती है, जब AC पास होती है आपके इंडक्टर से, रेजिस्टर तो समझ रहे हो ना, रेजिस्टर का मतलब इससे पास होती है, इससे। अब हम बात करते हैं जब वो किससे पास हो, इंडक्टर से पास हो। जब AC किससे पास हो, इंडक्टर से, ये क्या बना दिया मैंने, इंडक्टर। जब इंडक्टर से पास हो, तो इंडक्टर से पास होती है तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90। कौन आगे चलता है, उस टाइम मैंने बताया था कि करंट पीछे चलता है
और वोल्टेज आगे चलता है, और कितना आगे पीछे चलते हैं ये 90 डिग्री। जब मैं ये कहूं कि AC कहां से फ्लो होती है, कैपेसिटर से फ्लो करती है, तब आपको बताया वोल्टेज और करंट दोनों में फेज डिफरेंस 90 का ही होता है, लेकिन यहाँ करंट आगे चलता है 90। C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट, याद रखने की ट्रिक है। कैपेसिटर में करंट आगे चलेगा और इसमें उल्टा होगा, करंट आगे चलता है और वोल्टेज क्या चलता था, पीछे चलता था। ये बात क्लियर है। और वोल्टेज है जब AC करंट, जब करंट कहां से, रेजिस्टर से पास होता है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, कहीं इसको ये मत समझ जाना VR ऐसे है, तो VR ऐसे नहीं है, ये V है और ये R ऐसे है। रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है I इंटू जेड। देखो वोल्टेज का फॉर्मूला ही मैं रफली यदि कहूं, आपसे बात करूं, तो वोल्टेज का फॉर्मूला IR ना याद रखो, आप याद रखो I इंटू जेड। जेड की वैल्यू जो है इसके लिए क्या होती है, R होती है, और इसकी इंपीडेंस कितनी होती है, इसकी इंपीडेंस होती है XL, और इसकी इंपीडेंस होती है, वो होती है XC। और XL की वैल्यू आपके पास आ चुकी है लास्ट क्लास में, ओमेगा L, और XC की वैल्यू इस क्लास में आ चुकी है, कितनी, 1/ओमेगा C। क्लियर? तो देखो I इंटू जेड होता है वोल्टेज का फॉर्मूला, तो यहाँ का जो वोल्टेज कितना होगा, I इंटू जेड की वैल्यू इसके लिए क्या होती थी, R होती थी। और यदि आप इसके अक्रॉस वोल्टेज की बात करें, इंडक्टर के अक्रॉस, उसको मैं नाम दे देता हूं VL, L से रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टर को, इंडक्टेंस L से बताई थी आपने, तो ये क्या होगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय इंपीडेंस Z। Z की वैल्यू यहाँ कितनी होती है, ये फॉर्मूला है बेसिक वोल्टेज का, तो ये वैल्यू क्या होती थी, I इंटू जेड, और Z इसके लिए कितना होता है, XL या ओमेगा L भी लिख सकते हैं। और इससे इसका जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है VC नाम दे, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय Z, इंपीडेंस कितनी होती है इसकी, XC होती है। तो ये एक रफली इसको समझ ले, जैसे मैंने बताया है, जब करंट इससे जाएगा, करंट का फॉर्मूला होगा I इंटू जेड, यहाँ भी I इंटू जेड, यहाँ भी I इंटू जेड, लेकिन Z की वैल्यू रेजिस्टर के लिए R, इंडक्टर के लिए Z की वैल्यू XL, और कैपेसिटर के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, XC। तो ये इस तरह से हम ये इनके जो वोल्टेज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सब न्यूमेरिकल करते हैं। एक कैपेसिटर गिवन है आपको 50 माइक्रोफैरड का, और ये कहा गया है कि 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी। क्या कहा गया है अगले क्वेश्चन में, जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ले रहा हूं इसका, क्या, फाइंड आउट द reactive capacitive reactance of a capacitor, है ना, of a capacitor of capacitance 50 picofarad, है ना, at frequency 5 किलोहर्ट्ज। अब देखो इस क्वेश्चन को कंसेप्ट देखना है, क्या है, किस तरह से करते हैं। आपको किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, XC की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, और XC का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, लेकिन वैल्यू गिवन किसकी है, वैल्यू जो गिवन है वो है आपको कैपेसिटेंस की C की वैल्यू कितनी है, 50 पिकोफैरड, या इसको आप लिख सकते हैं 50 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड। और फिर आपको जो गिवन है फ्रीक्वेंसी F, वो गिवन है 5 किलोहर्ट्ज, और इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज, ये भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है XC की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा C और 1/2πfc। F की वैल्यू भी हमें गिवन है और C की वैल्यू भी गिवन है, और पाई की वैल्यू
3.14 रख करके ये सोल्व कर लेंगे और यूनिट क्या आ जाएगी उसकी ओम। यानी ये वैल्यू भी गिवन है, ये वैल्यू भी गिवन है, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये यूनिट क्या आ जाएगी, ओम में आ जाएगी। इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, यानी उसकी कैपेसिटेंस गिवन है और उसको एसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया गया है। उस वोल्टेज सोर्स की इक्वेशन भी आपको गिवन है। क्या कहा गया है, ए कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस, ए कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड capacitance is connected to an AC voltage source और उसकी इक्वेशन है आपको 200√2 into sin 100t। फाइंड आउट दैट current flowing through it। देखो एसी के केस में हमेशा हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, उसकी आरएमएस वैल्यू लेते हैं। क्लियर? अब आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है और करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन जेड, यही बताया था। और कैपेसिटर से जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्ससी। ये मैंने अभी टेबुलर फॉर्म में बताया था। यानी वोल्टेज की कौन सी वैल्यू ली जाती है एसी के लिए, आरएमएस वैल्यू ली जाती है। और वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू लोगे तो करंट की भी कौन सी वैल्यू आती है, आरएमएस। तो फर्स्टली तो हमें वोल्टेज की कौन सी वैल्यू निकालनी है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है। वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए देखो इस इक्वेशन को मैं यदि कंपेयर करूं, हमारे पास इक्वेशन होती थी V Vm sin ओमेगा टी। यहां से कंपेयर करते हैं तो Vm की जगह ये है, ये Vm की जगह पे, ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप, ये किसकी जगह पे है, Vm की जगह पे, ये वाली वैल्यू ये है। और ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप ओमेगा की जगह पे, ये 100। तो हमें फर्स्टली ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, हमें Vrms की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां से Vrms की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। Vrms होता था मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 200√2 डिवाइडेड बाय √2, कैंसिल हो गया, 200 वोल्ट आ गए। ये आ गई Vrms की वैल्यू। Vrms के बाद में हमें क्या कैलकुलेट करना है, XC कैलकुलेट करना है। वो होता था 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी, 100 है, 100 ओमेगा इंटू सी की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड है, ये सी, तो ये 1 माइक्रोफेरेड है। और सी की वैल्यू को 1 इंटू 10 की पावर -6, ये वैल्यू किसकी है, सी की वैल्यू है। और ये 1 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड हो जाएगा, माइक्रो को हटाएंगे। अब ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपके पास में 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -4 या 10 की पावर 4। यूनिट क्या होती है रिएक्टेंस की, ओम होती है। अब हमें क्या निकालना है, करंट एसी के लिए कौन सी वैल्यू निकाली जाती है, आरएमएस वैल्यू। तो वो क्या होगी, Vrms डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस ये है, Vrms वैल्यू कितनी है, 200 डिवाइडेड बाई ये है 10 की पावर 4, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2, या 2 डिवाइडेड बाई 100, या 1 डिवाइडेड बाई 50। और किस में आ जाएगा, ये एम्पियर में आ जाएगा। इस तरह से हम ये सोल्व कर सकते हैं। नोट डाउन।